सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज का डे 3 यानी कि पार्ट 3, जिसमें कि हम 50 और एमसीक्यूज ऐसे देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए स्पेशली। और ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं उसके बेसिस पे करंट अफेयर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स एज सच रिपीटेड नहीं है, बट जो टॉपिक्स हैं जैसे कि रैंकिंग्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, कौन सा किसको मिला है, ठीक है ना, तो वो हर बार रिपीट ही होता है। प्लेसेस इन न्यूज और पीपल इन न्यूज, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस, तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये सीरीज बनाई है, जिसका कि थर्ड पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लिक करके आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं, 1 1 घंटे में हम सारा डिस्कस कर लेते हैं 50 क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये 50 क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करते हैं हम। 50 के साथ साथ मैंने क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए हैं, ऑप्शंस ऐसे फ्रेम किए हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन अराउंड 150 टू 200 क्वेश्चंस हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 5 दिन का ये चैलेंज मैंने रखा है, तो इसके अंदर हम अराउंड 750 टू 1000 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कि हम 250 को डिस्कस करेंगे, पर ओवरऑल हम 1000 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है, जो मेरा एसएससी का रहा है, और काफी ठीक ही रहा है, अच्छा ही रहा है, जो आप देख ही सकते हो। तो उस बेसिस पे मैंने बनाया है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा दोस्तों, वीडियो अंत तक ही देखना। अगर आपको पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वरना कोई बात नहीं अगर आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको पसंद आए, आपको लगे हमने कोई मेहनत की है आप तक इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचाने में, तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा आपके साथ इतनी मेहनत करना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें 50 और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू सेट अप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस। भारत सरकार ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए लोथल, बी पुडुचेरी, सी भुवनेश्वर, डी जामनगर। ठीक है, तो वीडियो हमेशा की तरह हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो और मैं हिंदी में रीड करूंगा, क्योंकि तो हिंदी वाले छात्र मुझे कहते हैं सर आप हिंदी में रीड नहीं करते हो, तो इसलिए हिंदी में भी मैं जरूर करूंगा, जिससे कि उन लोगों को भी फायदा हो सके। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ पे ये बनाया जाएगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तभी मैंने इसका वीडियो का पहला क्वेश्चन बनाना है, इसको सही समझा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो इसका सही आंसर है ए लोथल। ठीक है, तो लोथल एक एंशियंट सिटी है, ठीक है ना, तो ये पोर्ट सिटी हुआ करती थी, पोर्ट सिटी थी ये, ठीक है ना, गुजरात में है प्रेजेंट डे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की है ये। तो उस सिटी के अंदर ये प्रपोज किया गया, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, भारत सरकार वहां बनाने जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑपरेशन करुणा वॉज कैरिड आउट बाय इंडिया फॉर साइक्लोन रिलीफ इन विच कंट्री। भारत द्वारा किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, ऑपरेशन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि हर बारी पूछते ही पूछते हैं, तो ये इस बार पूछ रहे हैं ऑपरेशन करुणा, तो कौन से देश में चलाया था। दूसरी चीज क्या पता चली आपको, ये साइक्लोन रिलीफ के लिए था। ठीक है, तो एक साइक्लोन आया था जिसका की नाम था साइक्लोन मोका। जो मोका कॉफी होती है ना, ये उसी से डिराइव्ड है मोका। एक्चुअली में मोका एक सिटी है रेड सी पे। ठीक है, रेड पोर्ट सिटी है रेड सी के ऊपर, तो मोका वहीं से आता है, और वहीं की जो कॉफी है उसी को मोका बोलते हैं, तो साइक्लोन मोका नाम था। तो ये कौन सी कंट्री में आया था जहां पे ये भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया उनके रिलीफ के लिए। तो पहला कौन सा, इंडिया में ही था, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, सही जवाब है डी म्यांमार। तो 2 3 चीजें पता चली, ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार से है, और यहाँ पे साइक्लोन कौन सा आया था, साइक्लोन मोका आया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं 2 3 चीजें आपको और बता देता हूँ। ठीक है ना, तो हमने ऑपरेशन दोस्त देखा था। ठीक है, ये इंडिया ने कहाँ कराया था, तुर्की या टर्की में। ठीक है ना, फॉर अर्थक्वेक रिलीफ। आया था ना भूचाल अर्थक्वेक सीरिया और टर्की में, तो वहां पे चलाया था। ठीक है ना, और ये जो साइक्लोन मोका एक आया है, ऐसी साइक्लोन बिपारजॉय तो आया ही है, उसके लिए हम देखेंगे। एक साइक्लोन आया, साइक्लोन फ्रेडी। ठीक है, ये भी अप्रैल में आया है, ये इंडियन ओशन में आया था।
ठीक है। और ये जो साइक्लोन मोका है, अब म्यांमार में आया तो कौन से ओशन में आया होगा यार? बे ऑफ बंगाल में आया ये, ठीक है ना? बे ऑफ बंगाल में ये बना था। और जो बिपार जो है वो अरेबियन सी में। तो इंडियन ओशन में जो बना है वो है साइक्लोन फ्रेडी, जो कि आया है मलावी एंड मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये अफ्रीकन नेशन है, तो यहाँ पे ये साइक्लोन फ्रेडी यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हमने इसके अंदर देख ली हैं। अब अगला चलते हैं, हम अगला देख लेते हैं। रिसेंटली a submarine vessel called Titan imploded sank during an expedition to Titanic wreck in the North Atlantic. Which company operated the Titan submersible expedition? हाल ही में उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक में के मलबे पर एक अभियान के दौरान टाइटन नाम का एक पनडुब्बी जहाज फट गया या डूब गया। टाइटन सबमर्सिबल अभियान का संचालन किस कंपनी ने किया था? तो कौन सी कंपनी ये चलाती थी? ठीक है, तो ऑप्शन है ए स्पेसएक्स, बी सी लैंड एयर टेक्नोलॉजीज, सी ओशन गेट, या डी वर्जिन डेलगैटिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, आप मुझसे बहुतों को बताइए होगा, ओशन गेट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप दो तीन चीजें बताता हूँ। तो स्पेसएक्स आप सबको पता है किसकी है? एलॉन मस्क की है, जो स्पेस में रॉकेट्स भेजती है। ठीक है ना? तो ये है, ये जो है एक्सपीडिशन कंपनी ही है यूएस की। और वर्जिन गैलेक्टिक जो है ये भी स्पेस में ना, ये जो स्पेस टूरिस्ट भेजती है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको स्पेस में ले जाते हैं ये। ठीक है, दिखाने अर्थ के कॉर्नर तक बोलते हैं कि हम ले जाएंगे आपको एटमॉस्फेयर के। तो वर्जिन गैलेक्टिक है रिचर्ड ब्रांसन की। रिचर्ड ब्रांसन बहुत फेमस है ना यूएसए में। तो उनकी ये कंपनी है, तो ये स्पेस से रिलेटेड है। तो ओशन गेट सही जवाब है इसका। और इसके सीईओ जो थे, उनका नाम था स्टॉकटन रश। और ये भी अनफॉर्चुनेटली इसी जो टाइटन के अंदर जो 5 लोग थे उनमें से एक थे जो गए थे। और ये भी वहीं पे अनफॉर्चुनेटली ये भी पास हुए थे। तो स्टॉकटन रश जो है इनके सीईओ थे ओशन गेट के। ठीक है, तो ओशन गेट एक्सपेडिशन इसका नाम था। तो ये आपको याद। अगला चलते हैं। द फोरम फॉर इंडियो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपिक समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आप नाम से समझ रहे हैं, इंडो पैसिफिक आइलैंड्स। ठीक है, तो ये जैसे अगर इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है ना? ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो और इधर पैसिफिक है। ठीक है, तो ये इंडियन पैसिफिक ओशन में जितनी भी आइलैंड स्टेट्स हैं उनके एक ये एक समिट है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। और ये इंडिया के साथ इन्होंने एक समझ लो समिट की थी, शिखर वार्ता की थी। तो वो कहाँ पे हुई थी इस साल? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए पापुआ ने गिनी, बी वनाटू, सी फिजी, और डी मॉरिशस। ठीक है, तो 14-15 स्टेट्स हैं जो भी पैसिफिक आइलैंड, इंडो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स में आती हैं। तो उनमें ये चार ये हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या है कि कहाँ पे हुई थी? तो आपको पता ही होगा। तो पीएनजी गए थे, ठीक है ना, पीएम मोदी। ठीक है ना, तो इसका क्या हमने पढ़ा था? ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है वो दिया गया था पीएम को, उनका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था। ठीक है ना? और जो ये बहुत न्यूज में रहते पीएम, कि पीएम मोदी को एयरपोर्ट रिसीव करने आए थे यहाँ के जो पीएम थे, पीएनजी के, और उन्होंने पैर छुए थे पीएम के। तो ये वही है, वहीं पे ये समिट हुआ था। ठीक है, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। अगला, एमी 2023 was the first edition of maritime exercise between India and which country? ठीक है, तो एमी समुद्री अभ्यास पहला संस्करण था। और ये भारत और किस देश के बीच ऑर्गेनाइज हुआ था? ठीक है, तो किसके बीच हुआ था? एससीओ शंघाई सहयोग संगठन, बी अफ्रीकन यूनियन, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी आसियान। तो कौन से साथ होता है? अब ये पहला एडिशन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ही हुआ है, तो ये न्यूज में रहता है। ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ था? आसियान के साथ। और आसियान में आपको पता है 10 कंट्रीज हैं। ठीक है ना? ये साउथ ईस्ट एशिया की थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और म्यांमार, ये सारी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है ना, वो आसियान का पार्ट है। 10 कंट्रीज हैं, तो ये 10 कंट्रीज के साथ जो है ज्वाइंट हमने करा था इंडिया ने। ठीक है, इनकी नेवी के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज की थी। अब कहाँ करी होगी ये तो बहुत आसान है, अगर पूछ लूं मैं कहाँ की थी, तो साउथ चाइना सी में ही करी होगी, क्योंकि ये चाइना के काउंटर बैलेंस के लिए ही हम करते हैं वहां पे। ठीक है ना? तो SCS में ही हुई थी, साउथ चाइना सी में ये हुई थी। और इंडिया के ने किसने पार्टिसिपेट किया था? जो शिप हमारा है INS सतपुरा ने करा था पार्टिसिपेट इसके अंदर। ठीक है, तो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुई है। ठीक।
अगला, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन द 2 मई 2023? 22 मई 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो पहली चीज हमें क्या पता चलती है इससे कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च 22 को। पहली चीज पता चल गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि कौन से दिन को बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थीम। तो थीम क्या थी ये हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अभी थीम में मैं सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट ही पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी में कभी कभार वो गलत हो जाता मतलब ट्रांसलेट में वो बनता नहीं है थीम वाला, इसलिए इंग्लिश में पढ़ेंगे। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। सेकेंड, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, वी आर इन अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, हैशटैग फॉर नेचर, डी आर सोल्यूशन आर इन नेचर। तो ये सारी की सारी थीम्स हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या है ये मैंने आपको बताया भी था। इसका तरीका, कीवर्ड याद करते हैं हम थीम्स में, और इसका कीवर्ड था एग्रीमेंट टू एक्शन। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, यही इसका कीवर्ड था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ए है वो 2022 की थीम थी इनकी। ये वाली जो है ये 2021 की थी। ये आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, ये 2020 की थी। तो ये मैं आपको फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि मैंने ऑप्शंस कैसे बनाए हैं। बट इस साल का आपको याद कर रखना है एग्रीमेंट टू एक्शन। आपको वर्ड कीवर्ड याद रखना है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थीम्स वाला इंपॉर्टेंट है, ये काफी याद करना है, ठीक। अगला देख लेते हैं 107 का। तो अगला कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर्स इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है ए आर रहमान फॉर जय हो, बी ए आर रहमान फॉर ओ साया, सी एम एम केरवानी फॉर नाटू नाटू, या डी नो इंडियन हैज वन दस इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा है फर्स्ट इंडियन थे जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीते थे? तो इसका आंसर है ए आर रहमान फॉर जय हो, ठीक है। तो इस साल आपको पता है नाटू नाटू को मिला है और इसी कैटेगरी में मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में या ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में मिला है, ठीक है। तो इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, एम एम केरवानी जो इसके कंपोजर थे, ठीक है, नाटू नाटू मूवी आरआरआर जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और पहले लेकिन इस कैटेगरी में जीतने वाले थे ए आर रहमान जय हो के लिए, और ये ए आर रहमान ओएसआर है, ये भी नॉमिनेट हुआ था इस कैटेगरी में पर ये जीता नहीं था, जय हो वाला जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर है ए आर रहमान फर्स्ट जो थे, ठीक है। आगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड एक चीज और बताता हूँ, मदर इंडिया जो थी मूवी, वो फर्स्ट हमारी नॉमिनेशन थी ऑस्कर्स की एवर। नॉमिनेशन थी, जीता नहीं था। जीता किसने था ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, जीता किसने था, ठीक है। 108 अगला देख लेते हैं। विच टैब्लो won the award for the best tableau in the state and UT category at Republic Day 2023? गणतंत्र दिवस 2023 में किस झांकी ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो दो कैटेगरी में देते हैं, स्टेट और यूटी कैटेगरी में देते हैं, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कैटेगरी में देते हैं, ठीक है। तो स्टेट ड्यूटी कैटेगरी में पूछ रहा है 2023 में किसको मिला है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, जिनकी की थीम मैंने ये लिख रखी है, साढ़े तीन शक्तिपीठे एंड नारी शक्ति, ये थीम थी इनकी। बी उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव, सी उत्तराखंड थीम मानसखंड, या डी ऑल ऑफ द को ज्वाइंटली दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड, इसकी थीम थी मानसखंड, ठीक है। इससे रिलेटेड बात जो मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री वाली जो कैटेगरी होती है, जो मिनिस्ट्रीज की टैबलोज होती हैं, झांकी होती है, ठीक है। तो इस बारी उसमें किसको दिया गया? तो इसमें दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसको दिया गया है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। तो ये आपको दो चीजें इसमें और पता चलिए, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है 109। 109 कह रहा है कि विच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के IIF अवार्ड 2023, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था इंडिया में, उसके अंदर दादा साहब फाल्के अवार्ड किस मूवी के लिए किस दिया गया था, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था? एक कश्मीर फाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर फाइल्स, बी आरआरआर, सी छेलो शो,
या डी गंगूबाई का ख्याल। ठीक है, तो कश्मीर फाइल्स को मिला था ये अवार्ड। तो कश्मीर फाइल्स सही जवाब है इसका। ठीक है, आरआरआर ये ऑस्कर्स में गई थी सॉन्ग वाली कैटेगरी में। छेलो शो जो थी हमारी ऑस्कर नॉमिनी फ्रॉम इंडिया थी इस साल, पर ये फाइनल शॉर्टलिस्ट में नहीं आ पाई थी। जो फाइनल शॉर्टलिस्ट होती है उसमें नहीं आ पाई थी, पर इंडिया की नॉमिनी थी। गंगूबाई काठियावाड़ी को नहीं मिला है। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी को और बहुत से अवार्ड मिले हैं जो कि हम देखेंगे आगे, हमने डिस्कस ऑलरेडी करे हुए हैं। ठीक है, तो कश्मीर फाइल इससे रिलेटेड आपको और क्या चीज बतानी है, दादा चार फाल्के अवार्ड में से हम जो चार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ याद। और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। कौन सी मूवी के लिए? ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। कौन सी मूवी? गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर ये मिला था आर बाल्की फॉर द मूवी चुप। ठीक है, तो ये चार ही हम याद करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म और डायरेक्टर। तो ये चारों हमने देख ली। कश्मीर फाइल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में डाल दिया है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं अब हम इसके बाद। 110 हु हैज अपॉइंटेड एज द शेरपा ऑफ द G20 2023 बाय इंडिया। भारत द्वारा G20 के लिए किस को शेरपा नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले शेरपा होता क्या है? शेरपा का काम है, ठीक है, शेरपा ये करता है इंचार्ज ऑफ करिंग नेगोशिएशंस करता है। अलग अलग देशों के साथ जो नेगोशिएशन होती है मीटिंग से पहले, उनका करता है नेगोशिएशंस, और उनके अंदर कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश करता है। कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट बनाने की कोशिश करता है अमंग लीडर्स के अंदर। ये बेसिक इसका काम होता है। ठीक है, तो ये हर कंट्री जब होस्ट करती है तो वो अपना अपना एक शेरपा करती है। तो इंडिया इस बार होस्ट कर रही है, तो कौन किसको नियुक्त किया है? तो ए पंकज कुमार सिंह, बी बीवीआर सुब्रमण्यम, सी अमिताभ कांत, या डी प्रवीण शर्मा। आंसर है इसका सी अमिताभ कांत। ठीक है, जो बाकी हैं हम वो आगे देखेंगे कि बाकी क्यों न्यूज में थे, वो भी हम आगे देखेंगे। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न नॉमिनी फॉर द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष की भूमिका के लिए भारतीय मूल के पहले उम्मीदवार कौन बने हैं? ठीक है, तो जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। पहली बारी कोई इंडियन मूल के किसी नागरिक को, इंडियन मूल के किसी आदमी को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? ये तो ए केवी कामत, बी रघुराम राजन, सी अरुणा मिलर, या डी अजय बांगा। ये इसके आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पिछले साल बताया था WTO वाला, WTO के कौन प्रेसिडेंट बनिए नहीं। ठीक है, तो वो हर बहुत पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो वैसे ही ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है डी अजय बांगा। ठीक है, तो ये पहली बारी है, और ये क्या थे? पहले सीईओ थे। सीईओ थे किसके? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के CEO, जैसे वीजा मास्टर कार्ड जो गेटवेज होते हैं ना आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह के, इनके लिए उसके सीईओ थे। अगला देखते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ए लक्ष्य सेन बैडमिंटन के, बी नखत जरीन बॉक्सिंग, सी अचांत शरद कमल टीटी, या डी आर प्रणदा चेस। ठीक है, तो किसको दिया गया? ये इसको हाईएस्ट अवार्ड है हमारा स्पोर्ट्स के लिए जो गवर्नमेंट देती है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अशांता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इनका नाम और इनका गेम कौन सा है? टेबल टेनिस। बहुत फेमस है ये। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था जो पिछले साल गेम्स हुए थे, तो उसके अंदर भी कॉमनवेल्थ है आई थिंक, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। तो ये है, इनको दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। हु won द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन उड़ीसा। उड़ीसा में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन में ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी जर्मनी, या डी नेदरलैंड्स। तो इसका सही जवाब है सी जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी ने जीता था वर्ल्ड कप फाइनल, और इसमें हमें दो चीजें पता चली कि उड़ीसा में हुआ था दो जगह पे, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो राउरकेला का स्टेडियम जो था वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिक्स्ड हॉकी स्टेडियम था, लार्जेस्ट सीटर, ये बहुत सुंदर स्टेडियम बना है। तो यहाँ दो जगह कराया गया था, इसमें फाइनल में जर्मनी ने हराया था
जर्मनी बीट बेल्जियम। बेल्जियम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे उनको हरा दिया। और इंडिया की इसमें प्रदर्शन खास नहीं रहा। इंडिया जो है 9th पोजीशन पे रही। ठीक है, और ज्वाइंटली विद अर्जेंटीना, इंडिया अर्जेंटीना के साथ ज्वाइंटली 9th पोजीशन पे रही थी। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हम शूट आउट में हार गए थे। ठीक, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फीफा का भी हम देखेंगे, क्रिकेट का भी देखेंगे आगे। सुल्तान ए मेमोयर इज अ बायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर। सुल्तान ए मेमोयर किस पूर्व क्रिकेटर की जीवनी है? ए वीरेंद्र सहवाग, बी वसीम अकरम, सी इरफान पठान या डी शोएब अख्तर। तो ये न्यूज में रही थी बहुत, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। और इसका सही आंसर है ए वसीम अकरम। ठीक है, सुल्तान नाम है। ठीक है, सुल्तान फ्रॉम मुल्तान, उसके चक्कर में आप वीरेंद्र सहवाग मत लगा देना। बस इसलिए मैंने वीरेंद्र सहवाग इसमें ऑप्शन डाला था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। 115 रिसेंटली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये वर्ल्ड का, दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर, नदी पे चलने वाला क्रूज है। इसका नाम क्या है? एमवी गंगा विलास। तीन चार चीजें हमें इससे पता चल गई हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज क्या है? एमवी गंगा विलास हैज बीन इनॉग्रेटेड। द क्रूज रूट इज फ्रॉम वाराणसी टू, तो ये वाराणसी से कहां तक ये जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? वाराणसी टू कोलकाता, वाराणसी टू ढाका, वाराणसी टू गुवाहाटी, वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो इसका सही जवाब है वाराणसी टू डिब्रूगढ़ ये जाता है। ठीक है, तो वाराणसी से होते हुए, गंगा के रूट के थ्रू होते हुए, बांग्लादेश के थ्रू होते हुए ये जाता है असम में डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज है। ठीक है, इनमें विलास बने हुए इसलिए एमवी गंगा विलास नाम है इसका। और स्विट्जरलैंड के बहुत सारे इसमें फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इसकी बहुत महंगी टिकट है, लाखों में है। ठीक है, तो उसमें ये कुछ लिमिटेड विलास ही हैं। तो आई थिंक 50 या 55 लोग ही जा पाते हैं इसमें एक बार ही। तो ये लॉन्च किया था इंडिया ने। ठीक है, 116 हु वॉन द मिसेज वर्ल्ड टाइटल 2022। तो सबसे पहले मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मिसेज वर्ल्ड है। ठीक है, तो मिसेज वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? ए नंदिनी गुप्ता, बी सरगम कौशल, सी मानुषी छिल्लर या डी हरनाज संधू। तो इसका सही आंसर है सरगम कौशल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरगम कौशल आपको याद रखना है, इनको दिया गया है मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड टाइटल। ठीक है, और जो नंदिनी गुप्ता है ये है फेमिना मिस इंडिया 2023। ठीक है, 2023 के लिए फेमिना मिस इंडिया है नंदिनी गुप्ता। तो ये एक चीज हमें पता चल गई। ठीक है, मानुषी छिल्लर कौन है? मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 2017 में इंडिया के लिए, मिस वर्ल्ड। ठीक है, और हरनाज संधू अब ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो इनका आप जानते होंगे कि 2021 में इन्होंने क्या जीता है? मिस यूनिवर्स। तो तीन चार चीजें हमें यहाँ से पता चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, जब मिस यूनिवर्स पिछले साल जीता था हरनाज कौर संधू ने, तो मिस यूनिवर्स का जो 2022 का एडिशन है, ठीक है, वो किसने जीता है? वो है यूएसए की आर बॉनी गेब्रियल, इन्होंने ये जीता। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरनाज संधू ने अपना क्राउन इनको शिफ्ट किया था, एक तरह से प्रेजेंट करते हैं ना फाइनल में। तो ये भी न्यूज में थी इसीलिए। अगला देखते हैं 117 इन विच सिटी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड। हाल ही में किस शहर में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये मैंने आपको जब हम प्रीलिमिनरी सीरीज में डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था ये इंपॉर्टेंट है। तब मेरे को लगा था ये हरियाणा के पीसीएस में पूछेंगे, तब मैंने इसलिए इसको इंक्लूड करा था अपनी सीरीज में सीरियसली। और लेकिन इसको पूछ लिया किसमें? यूपी पीसीएस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी गुड़गांव, सी फरीदाबाद या डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद में इसको कन्वीन किया। तभी मैंने सोचा था कि ये हरियाणा वाले पूछेंगे, लेकिन ये यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये याद रखना है। ठीक है, विच इंडियन ग्रुप हैज एक्वायर्ड द स्ट्रैटेजिक हाइफा पोर्ट इन इजराइल। किस भारतीय समूह ने इजराइल में रणनीतिक तौर पे हाइफा बंदरगाह का अधिकरण किया है? ठीक है, तो करा तो इन्होंने बिजनेस के लिए, पर ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली इसकी जो लोकेशन है ना रेड सी पे, मेडिटेरेनियन सी को जो कनेक्ट करती है, तो उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, वॉर में काम आ सकता है। तो ये हाइफा पोर्ट है, पहली चीज आपको पता चलनी चाहिए कि कहाँ पे? इजराइल में। तो एक ये चीज पता है आपको याद रखनी है।
और ये कौन से समूह ने एक्वायर किया इंडिया में? रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप या अदानी ग्रुप? तो इसका सही आंसर है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था, अदानी पोर्ट्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाइफा पोर्ट, ठीक है, इसराइल में है, रेड सी पे, ठीक। 119 जगह था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। तो पहली चीज अगेन हमें क्या पता चली कि कौन सी 3 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसका 50वीं एनिवर्सरी थी इस बार, ठीक है। तो 50वीं थी, तो पहला कब मनाया गया होगा? 1973 में, ठीक है। ऑफ विच इंटरनेशनल कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे हम इस बार, ठीक है। तो विश्व वन जीव दिवस 2023, 23 मार्च 2023 को किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया है? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? रमसार कन्वेंशन, साइट्स कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो साइट्स इसका सही आंसर है, साइट्स। तो साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी 50th एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करने के लिए हमने 50th एनिवर्सरी थी सर, जिसके लिए बनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? ये जैसे मैंने कहा 1973 में हुआ था, और उसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल। थीम किसकी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी? ठीक है, तो थीम इसकी थी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये आपको याद रखनी है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें कीवर्ड याद रखने, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको लग रहा है कि आपको थीम मुश्किल लगेगी, लेकिन वहां पे जाके ना अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगे, देखते ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो सारी पुरानी दे देते हैं साथ में जो ऑप्शन होते हैं, तो उससे आपको इजीली पिकअप हो जाती है। क्योंकि अगर आपको एक बार आपने पढ़ी होगी ना, कीवर्ड याद रहेगा तो आप कर लोगे इसे, ठीक है। अगला देखते हैं, 120 देख लेते हैं, ठीक है। तो द 16th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2022, तो मिलिट्री एक्सरसाइज थी सूर्य किरण, नाम है इसका, 2022, हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो सान्यवास सूर्य किरण का 16 संस्करण भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया था? ए नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है, ये बहुत हर साल होती है क्योंकि, तो ये रिपीट भी होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नेपाल। इसके साथ हम कौन सी करते हैं? इंडो थाई कॉर्पेट करते हैं, ठीक है ना। इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं समुद्र शक्ति, ठीक है ना, यही करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 121 देख लेते हैं, ठीक है। तो विच इंडियन सिटी हैज बीन रीनेम्ड बाय छत्रपति संभाजी नगर? किस भारतीय शहर का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ए अहमदनगर, बी भिवंडी निजामपुर, सी ओस्मानाबाद या डी औरंगाबाद। तो ये सारे महाराष्ट्र के हैं, यहीं पे इनका नाम चेंज किया गया है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, और इसका सही आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम चेंज किया, और इसी के साथ एक नाम और चेंज किया गया था उस्मानाबाद का, और इसका नाम रख दिया था दारा शिव। तो ये दो सिटीज के नेम चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट है याद। इन विच सिटी इंटरनेशनल गीता महोत्सव सेलिब्रेटेड इन 2023, ठीक है। तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव किस शहर में मनाया गया है? ए वाराणसी, बी अंबाला, सी कुरुक्षेत्र या डी पंचकुला, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर साल ये कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। गीता से रिलेटेड है, गीता उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में, ऐसे आपको याद है। हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी कार्लोस अल्काराज या डी डैनियल मेडवेडेव, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। सिंथेटिक में इनको हराना बहुत मुश्किल है, सिंथेटिक कोर्ट में। राफेल नडाल जैसे फ्रेंच ओपन 2022 का इन्होंने जीता है, तो फ्रेंच पता नहीं इन्होंने कितने जीते हैं, रिकॉर्ड है इनका। ऐसे ही नोवाक डोकोविच को ग्रास पे और सिंथेटिक पे हराना बहुत मुश्किल है। तो नोवाक डोकोविच ने ही जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और ये है सर्बिया के, ये सर्बिया के। वुमेन का भी बता देता हूँ मैं आपको किसमें जीता है। तो वुमेन का जीता था आर्यना सैबेलेंका,
ये है बेलारूस की। ठीक है, तो बेलारूस के आने से तो अलाकराज ने कौन सा जीता है? यूएस ओपन। हालांकि ये भी सिंथेटिक कोर्ट पे होता है, पर ये वाला इन्होंने जीता है। नडाल ने, जैसे कि मैंने कहा, फ्रेंच ओपन 2022। तो यूएस ओपन 2022 अलाकराज। इन्होंने सर्बिया के हैं डोवाक डोकोविच, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ठीक। Which batsman recently broke the record for hitting 7 sixes in an over with a white ball cricket? ठीक है, कि हाल ही में किस बल्लेबाज ने सफेद गेंद की क्रिकेट, यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, तो एक दिवसीय से मेरा मतलब है 50 ओवर्स और 20 ओवर्स दोनों। ठीक है, तो एक दिन में जो है तो व्हाइट बॉल क्रिकेट तभी मैंने लिखा है। तो ऑप्शन क्या है कि अब 6 बॉलों पे 7 छक्के लगा दिए, तो मतलब एक आधी नो बॉल तो हुई होगी ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए ऋतुराज गायकवाड़, बी शुभमन गिल, सी रोहित शर्मा या डी ईशान किशन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सही है वो है ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। और इन्होंने कहाँ करा था ये? विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी ना हमारी जैसे रणजी ट्रॉफी होती है टेस्ट की, टेस्ट में फॉर्मेट में होती है। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट एक 5 दिवसीय मैच होते हैं। विजय हजारे हमारी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है क्रिकेट का, जिसमें कि 50 ओवर। ठीक है, तो 50 ओवर्स वाले में इन्होंने तोड़ा है रिकॉर्ड। एक ही ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगा दिए थे। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के साथ था क्वार्टर फाइनल, और उत्तर प्रदेश के जो बॉलर थे शिवा सिंह, ठीक है, उनके एक ही ओवर में 7 छक्के लगाए और टोटल वहां पे पड़े 43 रन। ठीक है, तो 7 छक्के एक नो बॉल, तो 43 रन सीधा सीधा इन्होंने बनाए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ठीक। 125वां देख लेते हैं। हु वॉज अवार्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023? ये इंटरनेशनल अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और ये 2023 में अंतरराष्ट्रीय, ये जो नीचे हिंदी वाला थोड़ा माफी इसके लिए गलत हो गया। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको दिया गया है? तो ए जेरोम पॉवल। ठीक है, जेरोम पॉवल आपको पता है यूएस के जो जैसे फेड है उसके ये हेड है, ये गवर्नर है। ठीक है, जैसे शशिकांता दास इंडिया के हैं आरबीआई के, तो वैसे ही ये यूएस फेड के जेरोम पॉवल है। येनेट येलेन ये पहले थी, अब ये वहां की क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी है। ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बोलते हैं उन्हें, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के बराबर, फाइनेंस मिनिस्टर के बराबर है रादर। जेनेट येलेन यूएसए की, या डी क्रिस्टिलीना ग्योर्गियोवा बुल्गारिया की। और ये क्या है? ये बहुत न्यूज में रहती है, ये एमडी ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, दो तो है ही नहीं। तो शक्तिकांता दास को ही ये दिया गया है इंडिया का। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो टर्बुलेंट टाइम्स में इकोनॉमी को संभालते हैं। ठीक है, तो गवर्नर की कैटेगरी में शक्तिकांता दास को दिया गया है। ठीक है, और जो बैंक को दिया गया वो दिया गया है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। अगर बैंक की कैटेगरी में देखेंगे तो ये बैंक की कैटेगरी में दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2010। ठीक, तो काफी सारी चीजें इसमें हमें पता चली। 4-5 लोगों के नाम पता चले कौन क्या है, कौन से बैंक को दिया गया और इंडिया से क्या रिलेशन है। शक्तिकांता दास जी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड था, मोदी जी ने ट्वीट करके स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया था। बहुत बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, 126, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ए आर वेंकटरमणी, बी के वेणुगोपाल, सी मुकुल रोहतागी या डी तुषार मेहता जी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, अभी रिसेंटली बने हैं आर वेंकटरमणी, ये है हमारे नए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एडवाइजर मान सकते हो आप। केस रखते हैं गवर्नमेंट का, जो केसेस होते हैं गवर्नमेंट के केस, उनके हमारे जो गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटरमणी, और इससे पहले थे के वेणुगोपाल थे इनसे पहले प्रीवियस। ठीक है ना, और ये भी थे मुकुल रोहतागी भी थे एक बार पहले, इनसे पहले थे कि वेणुगोपाल जी से पहले। और तुषार मेहता जो है वो हमारे अभी प्रेजेंट क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के तुषार मेहता जी। अगला देखते हैं 127। ऑन 1 जून 2023 हु वाज इलेक्टेड टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो यूएनजीए होती है ना, जो सितंबर में मीटिंग लगती है, सारे जाते हैं वहां पे, मोदी जी भी गए हैं वहां पे। ठीक है, वहां जाके अलग अलग कंट्रीज के,
तो उनका असेंबली सेशन होता है जो हर साल, तो उसका जो 78th सेशन है जो सितंबर 2023 में होगा, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो ऑप्शन है ए वोल्कॉन बर्क्सकिर, बी अब्दुल्ला शाहिद, सी कसाबा कोरोसी, डी डेनिस फ्रांसिस। तो इसका सही आंसर है डेनिस फ्रांसिस। ये भी जुलाई की ही न्यूज है, ठीक है, सॉरी जून की न्यूज है ये। जून में इनको चुना गया है कि जो 78 सेशन होगा सितंबर में, उसके अंदर डेनिस फ्रांसिस जो है वो लीड करेंगे, मतलब वो प्रेसिडेंट होंगे यूएनजीए के, ठीक है। तो ये रहेंगे प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड। ये अब्दुल्ला शाहिद जी जो है ना, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, मालदीव के थे। तो इनको ऑलरेडी ये यूएनजीए में पूछा जा चुका है कि ये कौन से सेशन के थे, ठीक है ना। तो ये 76 सेशन के थे, ठीक है। और जो 77 जो है वो पिछली बारी था, वो थे कसाबा कोरेसी, ये 77 सेशन के थे, ठीक है। और 75th की ये थी। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, डेनिस फ्रांसिस, और ये भी पूछ सकते हैं 77 कसाबा कोरेसी जो पिछले साल थे। और ये जो डेनिस फ्रांसिस हैं ये कहाँ के हैं? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये वेस्ट इंडीज जिसे आप बोलते हो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक कंट्री है, वहां के नेशनल, ठीक है ना। तो ये वहां से चुन रहे हैं, तो आपको नाम याद रखना है डेनिस फ्रांसिस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। अगला देख लेते हैं 128। विच टीम वॉन द 131st एडिशन ऑफ द डूरैंड कप? तो डूरैंड कप का 131वां संस्करण किस टीम ने जीता था, 2022 वाला? तो ये ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि डूरैंड कप पहली बात तो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, और 131 साल से, तो इसको कहा जाता है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, ठीक है ना। तो इंडिया का है। इसका ऑप्शन है ए एटीके मोहन बगान, बी ईस्ट बंगाल, सी बेंगलुरु एफसी, या डी केरला ब्लास्टर्स। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु एफसी, ठीक है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, इन्होंने जीता था ये हमारा डूरेंट कप, ठीक है। और जो 9th एडिशन था हमारा, जो हमारा फ्रेंचाइज बेस्ड होता है, आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारा आईपीएल होता है वैसे आईएसएल होता है फुटबॉल के अंदर। तो इसका 9th एडिशन भी हुआ था, और इसका फाइनल भी हुआ था एटी के मोहन बगान और बेंगलुरु एफसी के बीच, और उसमें जीता था एटी के मोहन बगान है, ठीक है। तो एटी के मोहन बगान जीता था आईएसएल, और बेंगलुरु एफसी ने जीता है डुरैंड का, ठीक। अगला देखते हैं 129। नोबेल प्राइज फॉर पीस या नोबेल पीस प्राइज 2022 वॉज अवॉर्डेड टू, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसके ऑप्शन है ए एलिस बिलिटियास्की, बी मेमोरियल, सी सेंटर और सिविल लिबर्टीज, या डी ऑल ऑफ द। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाता है ना जनरली, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव सही होता है। तो ये इस बारी जो है तीन लोगों को और संस्थाओं को एक साथ नोबेल पीस प्राइज दिया गया। जनरली एक को ही देते हैं पीस वाला, तो बाकी सब में तीन तीन हो जाते हैं, इस बारी पीस में तीन तीन है, ठीक है। तो एलिस बिलिटियास्की मेमोरियल जो है, ठीक है, ये जो है मेमोरियल एक है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये मेमोरियल, ठीक है। और एलिस बिलिटियास्की ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के, ठीक है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ह्यूमन राइट्स वालों को दिया इस बारी एलिस बिलिटियास्की मेमोरियल, जो कि ये रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन की है, और इन सबको मिलकर दिया गया है नोबेल पीस पुरस्कार 2022। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला 130। अंडर प्रोजेक्ट चीता द चीता ब्रॉट इन फ्रॉम नामीबिया हैज बीन reintroduced in India at which national park? ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीते भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनः स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का कहते हैं सबसे लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल जो है एनिमल ट्रांस माइग्रेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो कहाँ पे लाया गया है? तो ये कूनो नेशनल पार्क, बी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सी पेंच नेशनल पार्क, या डी पन्ना। तो ये सारे के सारे जो है नेशनल पार्क ये कहाँ के हैं? एमपी के हैं। और ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके रिलेटेड अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे जो चीताज लाए गए ना, वो उनकी डेथ्स रिपोर्ट की गई है, क्योंकि वो शायद एक्लेमेटाइज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे पोजीशन पे। तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, कि कैसा है इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसका जो कमिटी का जो हेड है उनका नाम है डॉक्टर राजेश गोयल,
स्टीयरिंग कमिटी नाम रखा गया इसका, वो इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मई 2023 में बनाई गई है। ठीक है, तो ये इनको मॉनिटर करेंगी चीता को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी कमिटी का नाम क्या है। ठीक है ना, तो अगला देख लेते हैं। 131st, विच सिटी टॉप द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी रैंकिंग्स पब्लिश बाय ईयू। तो सबसे ईयूआई द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वाधिक रहने वाली योग्य शहर रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो मोस्ट लिवेबल सिटी, जहां पे रहना सबसे अच्छा रहेगा अलग अलग पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए। और आपको याद क्या इसमें पता चलता है, ईआईयू जो हमने कल के वीडियो में देखा था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ये इसको पब्लिश करती है। तो इसकी रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा, सबसे अच्छी सिटी कौन सी आप मान लो दुनिया में रहने के लिए। तो ऑप्शन है कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, सी वियना ऑस्ट्रिया, डी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है वियना ऑस्ट्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क थी ये सेकंड रही। ठीक है, और मेलबर्न रही थर्ड पोजीशन पे, सिडनी रही फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो वियना ऑस्ट्रिया ये बहुत सालों से लगातार टॉप पे ही आ रही है, पिछले साल भी वियना ही थी। तो इस बार भी वियना ऑस्ट्रिया है फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि आपको याद रखना है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अगला चलते हैं। 132, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड इन जून 2023 की एक रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो ये भी एक हमें पता चल गया कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक टॉप रैंकिंग टॉप बाय आइसलैंड। तो फर्स्ट कौन सी थी ये भी पता चल गया हमें, आइसलैंड जो थी वो फर्स्ट थी। इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ठीक है, तो जून 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार आइसलैंड शीर्ष पे रखी गई रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था। 140वां था, 135वां, 127 या 121। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो रैंक था 127। ठीक है, इंडिया की रैंक पूछते हैं, पब्लिश किसने करा है, फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है, यही पूछते हैं बस। ठीक है, तो इंडिया की रैंक थी 127। और इंडिया की पिछली बारी जो रैंकिंग थी 2022 में 35th रैंक थी, 135। तो हमने इसमें इंप्रूव करा, 8 प्लेसेस का जंप मिला है हमें, हम आ गए हैं 127। 133 देख लेते हैं। ठीक है, एज पर वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 इंडिया वाज रैंक्ड एट 40th पोजीशन। तो पहली चीज जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये कौन प्रोड्यूस करता है, पब्लिश वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे। ठीक है, इंडिया वाज रैंक्ड एट 40, तो इंडिया की रैंक क्या थी 40। विच कंट्री टॉप द रैंक, वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की एक 40th स्थान पर रखा था रैंकिंग में, शीर्ष पर कौन था, ए यूएसए, बी द नेदरलैंड्स, डी स्विट्जरलैंड या डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड जो था, इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है। इंडिया की है 40 और पब्लिश करते हैं ऐसे वीपो। अगला देखते हैं। एशियन गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर 2023 इन विच सिटी। एशियाई खेल 2022 सितंबर अक्टूबर 2023 में किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो एशियन गेम 2022 के हैं वो इस साल होने अक्टूबर सितंबर में। ठीक है, पोस्टपोन हो गए थे। एशियन गेम्स में जाता है ना, होस्ट चुनने में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार भी जकार्ता इंडोनेशिया ने एक सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो की तरह लाया गया था, होस्ट की तरह। तो इस बार कौन होस्ट रहेगा 2022 में, तो जकार्ता नहीं है, मैंने जैसे आपको बता दिया, जो था 2018 में था ये। ठीक है ना, तो इस बार ही कौन रहने वाला है, ग्वांगझो चाइना, सी कोलालंपुर मलेशिया, डी हैंगझाउ चाइना। तो इसका सही आंसर है हैंगझाउ चाइना है। ये गेम्स आने वाले हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हैंगझाउ में कराए जाएंगे एशियन गेम्स 2022 के, जो कि 23 में होने हैं। ठीक है, Recently, Sea Harrier Museum was inaugurated in which city? हाल ही में सी हैरियर म्यूजियम चलाया गया का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ठीक है, तो ये सी हैरियर म्यूजियम है। अभी हमने हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लोथल वाला, तो वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है सी हैरियर म्यूजियम। ये विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल या हैदराबाद। तो ये कौन से सिटी में इसका रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, तो ये विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की अब क्या बन गई है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बन गई है।
अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ये हम बता चुका हूं आपको। जो कुर्नूल है वो क्या है, जुडिशियल कैपिटल है। वहां पे 3 सिटी प्लान चल रहा है, 3 कैपिटल सिटी प्लान। हैदराबाद जो है अब वो बन गई है तेलंगाना की कैपिटल। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अगला चलते हैं, ठीक है। और 136 देख लेते हैं, ठीक है। 136 क्या कह रहा है, विच कंट्री वॉज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर FY 2022-23। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? ए चाइना, बी नीदरलैंड, सी यूएसए या डी यूएई। इसका आंसर है यूएसए। तो अभी ये मोदी जी गए थे वहां पे यूएसए, तो वहां भी ये बात हुई थी कि अब यूएसए जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चाइना जो है वो सेकंड है, नीदरलैंड जो है थर्ड फोर्थ है, और जो यूएई है वो थर्ड है। तो ये इस तरह से रैंकिंग है यहाँ की, फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड, ठीक है। इंपोर्ट्स के मामले में, मतलब जो हम बाहर से लाते हैं सामान इंडिया के अंदर, चाइना की रैंक है फर्स्ट। हम सबसे ज्यादा करते हैं चाइना के साथ, और इनसे हमारा बहुत ज्यादा डेफिसिट है कि जितना हम इनसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं चाइना को। यूएसए से एक्सपोर्ट के मामले में सबसे वन है, मतलब हम सबसे ज्यादा यूएसए को देते हैं बाहर सामान अपना, और यूएसए से हमारा ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, जितना हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम हम उनसे लेते हैं। तो चाइना इंपोर्ट में सबसे ऊपर, यूएसए एक्सपोर्ट में, और ओवरऑल सबसे ऊपर। ओवरऑल मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टोटल कर दें तो, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं अब हम। As per Indian Space Policy 2023, India has set a target to increase its global share in space economy from less than 2% to। भारत अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी को 2% से कम से बढ़ाकर कितना करना है, ठीक है। तो अभी हमारा जो स्पेस की वो इकोनॉमी है, स्पेस इंडस्ट्री है, उसमें हमारा परसेंटेज शेयर 2% से कम है। तो हमें इस जो स्पेस पॉलिसी भी रिसेंटली रिलीज करी है गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 2023 में, तो उसके हिसाब से हमें इसको कितना कर लेना है इस टारगेट धीरे धीरे टाइम के साथ। तो कितना अचीव करना है, इसका आंसर है बी, 10% हमें अचीव करना है एज पर दिस। All India Management Association (AIMA) has recently declared which businessman as the business leader of the decade। ठीक है, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हाल ही में किस व्यवसायी को दशक के बिजनेस लीडर घोषित किया गया है, बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड, ठीक है, नॉट द ईयर। ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी गौतम अदानी, या डी कुमार मंगलम बिरला। अभी डेकेड का है, पूरे डेकेड का, ये याद रखना है। और इसका सही आंसर है कुमार मंगलम बिरला। ठीक, अगला देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन माहे, ठीक है, मालदीव्स और केरला। उसका नाम क्या था? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारा, ठीक है ना, जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो कोस्ट गार्ड भी एक विंग है, ठीक है। तो एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो रिसेंटली कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की थी केरला के कोस्ट के पास, तो उसका नाम क्या था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है, ए सागर सुरक्षा, ए बी सागर समृद्धि, सी सागर संरक्षण, या डी सागर कवच। तो इसका सही आंसर है सागर कवच। इसमें बस आपको नाम ही याद रखना है, यही काफी है। Which Indian cricketer became the first ever Indian woman to be declared the Wisden Cricketer of the Year for 2023? तो कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जो कि पहली बारी, फर्स्ट एवर इंडियन बनी है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ उनको नवाजा गया 2023 के लिए, ठीक है। तो किसको दिया गया? ए हरमनप्रीत कौर, बी शेफाली वर्मा, सी स्मृति मानधना, या डी दीप्ति शर्मा। तो इसका सही आंसर है हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर। तो इससे रिलेटेड हमने क्या जाना था, मुंबई इंडियंस जो थी वुमेन आईपीएल में, उनकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, और वुमेन आईपीएल जो 2023 का हुआ था उसको विन किसने करा था? मुंबई इंडियंस ने, ठीक। What is the name given to the semi-high speed rail service that will run on RRTS corridor in New Delhi NCR region? सेमी हाई स्पीड रेल सेवा का क्या नाम रखा गया है जो कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आरआरटीएस कॉरिडोर में चलेगी? तो रैपिड रेल मेट्रो भी चलने वाली है, रैपिड सॉरी आरआरटीएस मेट्रो चलने वाली रैपिड, ये जो है हमारे जो एनसीआर की जो सिटीज है ना, उनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। मेरठ को दिल्ली से, दिल्ली ऐसे ही दिल्ली को अलवर से कनेक्ट करेंगे, दिल्ली को फिर पानीपत से भी कनेक्ट करना है, ये इनका प्लान है, ठीक है। तो उसके अंदर जो दिल्ली मेरठ वाला सेक्शन है ऑलमोस्ट रेडी है। आई थिंक ये अगले साल पूरा का पूरा चल जाएगा, और इस साल कुछ हिस्सा उसका ऑपरेटिव भी हो जाएगा। तो उसके अंदर आरआरटीएस के अंदर जो है
जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका नाम क्या रखा गया है जो इसमें ट्रेन दौड़ेगी उसका? तो इसका ऑप्शन है ए रैपिड एक्स, बी स्पीड एक्स, सी वेलोसिटी या डी टर्बो एक्स। तो इसका सही आंसर है ए रैपिड। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं 142। रिसेंटली नागरी दुबराज राइस, ये राइस की एक वैरायटी है नागरी दुबराज, वाज अकॉर्डेड अ जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, टू विच स्टेट इट बिलोंग्स। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट का है? हाल ही में नागरी दुबराज चावल को भौगोलिक से टैग प्रदान किया गया, यह मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी असम या डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग्स पूछते हैं। तो ये जो नागरी दुबराज चावल है ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो इसके साथ साथ दो और को दिया गया, मोरेना एंड रीवा। ये दोनों कहाँ के सिटीज हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश की। इनका जो मैंगो है उसको भी इनके साथ जीआई टैग दिया गया है। नागरी दुबराज जो है ये राइस है। ठीक है, तो ये आपको अगला देख लेते हैं 143। टीवी सोमनाथन कमिटी हैज रिसेंटली फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द इशू ऑफ, किस मुद्दे पर गौर करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन है बैन ऑन डीजल व्हीकल्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सत विकास लक्ष्य या पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो टीवी सोमनाथन कमेटी जो है वो बनी है पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट्स में, तो वो अपने मैनिफेस्टो में पार्टी जानने लगी कि हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस लेके आएंगे, एनपीएस जो है उसको हटा देंगे। तो उस मुद्दे के अंदर देखने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए टीवी सोमनाथन कमेटी बनाई गई है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे। ठीक है, तो टीवी सोमनाथन कमेटी पेंशन गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, उसके लिए इनको इसका गठन किया गया है। व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड अर्थ डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 22? तो आपको पता ही होगा 22 अप्रैल को मनाते हैं हम हर साल। क्या मनाते हैं? अर्थ डे। ठीक है, तो इस साल भी मनाया गया था। उसकी थीम पूछ रहा है ये, उसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो ये हिंदी में फिर से इसके लिए क्षमा। ठीक है, तो कभी कभी रह जाता है, बहुत सारी होती है ना, तो एक आधा रह जाता है ट्रांसलेशन में। तो ए ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, बी लिविंग इन हार्मनी सस्टेनेबली विद मदर अर्थ, सी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन या डी टाइम फॉर नेचर। तो इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, यही आपको याद रखना है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। बस कीवर्ड क्या है? इन्वेस्ट। 145. The world first conservation and breeding center called Jatayu Conservation and Breeding Center for critically endangered Asian king vulture is all set to open at which place? गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशिया राज्य गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ, जिसे कहा जाता है, किस स्थान पर खुलने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए रायगढ़ महाराष्ट्र, बी महाराजगंज उत्तर प्रदेश, सी धर्मपुरी तमिलनाडु या डी रायसेन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है महाराजगंज उत्तर प्रदेश। नाम याद कर लो तो चलो, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड का फर्स्ट है, ये दुनिया का फर्स्ट जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है, जिसका कि नाम क्या है? जटायु। ये आपको याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इसका नाम रखा गया है। किसके लिए है ये पूछ सकते हैं, बर्ड कौन सा है? तो एशियन किंग वल्चर। अब वल्चर भी बहुत तरीके की होती है, तो इसलिए ये नाम याद रखना है, एशियन किंग वल्चर के लिए शुरू करेंगे महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। With which international financial institution has Union government recently signed an agreement for Green Highways Corridor project? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसके अंदर वो ग्रीन नेशनल हाईवेज बनाएंगे। ग्रीन नेशनल हाईवेज बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ना ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो कि हार्म नहीं करते एनवायरनमेंट को, जैसे हो गया फ्लाई ऐश। ठीक है, वेस्ट जो होता है कूड़े उसको यूरी यूज कर लेते हैं, वेस्ट प्लास्टिक जो होता है, बायो इंजीनियरिंग मेजर्स होते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको यूज करके कोकोनट फाइबर, जूट फाइबर, इन सबको यूज करके ना बनाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करते, इसलिए इनको ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट बोला गया है। ठीक है, और ये बेसिकली बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में,
चार स्टेट्स हैं हमारी, यूपी और आंध्र प्रदेश में। तो ये चार स्टेट्स में ये बनाए जाएंगे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हमने एग्रीमेंट करा जो इसके लिए फंडिंग देगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ही इसके अंदर हमें देने वाला है। ठीक है। 147, व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर? तो एंटी सबमरीन एक एक्सरसाइज हुई थी, यूएस नेवी ने होस्ट की थी गुआम में। तो गुआम एक आइलैंड है पैसिफिक में जहां पे यूएस नेवी का जो है नेवल बेस है। ठीक है। तो मार्च 2023 में एक एंटी सबमरीन एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या था? ठीक है। मार्च 2023 में गुआम में अमेरिकन नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? ए ड्रैगन राइट 23, बी सी ड्रैगन 23, सी रेड फ्लैग या डी ग्लोबल थंडर। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी ड्रैगन 23। यही नाम आपको याद रखना है, सी ड्रैगन 23। ठीक है। तो अब अलग अलग सेशंस में अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज पूछेंगे वो। ठीक है। तो कोई भी आपके उसमें आ सकती है, तो इसलिए आपको एक्सरसाइजेस के नाम से ज्यादातर पता होने चाहिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है। हर बार ही पूछते हैं। 148, हु वन द प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मेन एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022? हॉकी इंडिया अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको जीता? ठीक है। तो 2022 और 21 के एक साथ दिए गए थे। तो 2022 में ये पूछ रहा है मेंस वाली कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया। जैसे आईसीसी अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर हमने देखा था सूर्य कुमार यादव 2020 में दिया गया है। तो हॉकी के अंदर किसको दिया गया है ये पूछ रहा है। हॉकी इंडिया जो है ये बीसीसीआई है, जैसे कहा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडिया की ये समझ लो हॉकी की फेडरेशन है ये। ठीक है। तो इसका प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? ए हरमनप्रीत सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी मनदीप सिंह या डी हार्दिक सिंह। ठीक है। तो इसका सही आंसर है हार्दिक सिंह। ठीक है। बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है। हरमनप्रीत जो है इनको मिला था 2021 का। 2021 और 22 के एक ही साथ इन्होंने अनाउंस किया है। तो 21 वाला हरमनप्रीत सिंह जो कि हमारे कैप्टन है प्रेजेंटली, उनको दिया गया, और हार्दिक सिंह जो है उनको दिया गया है 2022 का। ठीक है। ठीक है। तो इसके साथ साथ दो चीजें और बतानी है आपको मैंने। ठीक है। तो इस प्लेयर ऑफ द ईयर वो जो अवार्ड है इसका नाम जो है उसको कहा जाता है बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर जो मैन है वो रहे हमारे हार्दिक सिंह 2022 में, और हरमनप्रीत रहे जैसे कि मैंने बताया आपको 2021 के। ऐसे ही जो सेम अवार्ड का नाम है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, ये वुमेन वाला। ठीक है। तो वुमेन वाला जो है वो दिया गया था सविता पुनिया को। और ये याद करना इसलिए आसान है क्योंकि 2022 और 21 में दोनों में ही इनको ही मिला है सविता पुनिया को। ठीक है। एक चीज और, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है गुरबख्श सिंह जी को। ठीक है। ये दिया गया है 2022। ठीक है। और 2021 का जो दिया गया है इसमें अमित सिंह बख्शी जी को। ठीक है। वैसे आप गुरबख्श सिंह याद रख लो, 2022 का रिसेंट का ही पूछेंगे। 149, रिसेंटली इसरो हैज रिसीव्ड निसार सैटेलाइट फॉर लॉन्च। अभी मार्च में ही हमें सैटेलाइट मिल गई है इसरो को। तो निसार मिशन इज ए जॉइंट मिशन ऑफ इसरो ऑफ विच स्पेस एजेंसी? ठीक है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ इसरो का टाई अप है जो कि ये हम निसार सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? तो ए ऑप्शन है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बी रॉस्कोमॉस रशिया की है ये, जैक्सा जापान की है ये यूरोप की है। ठीक है। रॉस्कोमॉस रशिया की है, और नासा आपको सबको पता है कहाँ की, यूएसए की है। तो कौन सी एजेंसी से हमने करा है? तो इसका आंसर है नासा। ठीक है। तो इसका निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है। ये जॉइंट मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है बेसिकली। ये सरफेस के मॉनिटर करेंगे चेंजेस को, ये सैटेलाइट उसकी इमेजेस करेंगे, और ये 2000 में साइन हुआ था कि हम करेंगे ऐसे जॉइंट मिशन, और इसकी अब सैटेलाइट बन के तैयार हो गई है लॉन्च। अब देख लेते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। इन मार्च 2023 सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराज शेट्टी वॉन द बैडमिंटन डबल्स ऑफ विच टूर्नामेंट ऑफ 2023 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर? ठीक है। तो बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होती है, तो उसका ये वर्ल्ड टूर होता है। जैसे एटीपी टूर होता है ना, एटीपी टूर टेनिस में, वैसे बैडमिंटन का होता है। तो उसमें इन्होंने जो इंडिया का पेयर है सात्विक रैंकी रेड्डी और
चिराग शेट्टी, इन्होंने मार्च में कौन सा टूर्नामेंट जीता है इस टूर का? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए मलेशियन ओपन, बी ऑल इंग्लैंड ओपन, सी स्विस ओपन या डी चाइना ओपन। इसका सही आंसर है स्विस ओपन। ठीक है, तो मलेशियन मास्टर्स होता है, वो किसने जीता था? आपको मैंने बताया था, एचएस प्रणॉय ने। मलेशियन मास्टर्स, मलेशियन ओपन नहीं, मलेशियन मास्टर्स। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन एक एग्जाम में। और ये जो इनका इंडिया का डबल्स है, चिराग शेट्टी और सात्विक रंकीरेड्डी, इन्होंने जीता है स्विस ओपन, जो कि डबल्स कैटेगरी में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। और मैं आप आशा करता हूँ आपने यहाँ तक देखा ही है, तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारे इतनी मेहनत करने का। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि उस समय बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है ऐसे नए वीडियोस लाने के लिए। साथ ही साथ आपको बेल नोटिफिकेशन दबाने से आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।